श्रम मंत्री पेंशनरों की मांगे तत्काल पूरी करे वरना स्थगित आंदोलन पुनः शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स से एमएच अंसारी रिपोर्ट की खबर। लखनऊ 12 जनवरी 2024। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए महीना वृद्धि और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर देश भर में संघर्ष कर रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे अनशन को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बाद स्थगित रखा गया है, पर अभी तक कोई घोषणा न होने और इस संबंध में ईपीएफओ की उदासीनता को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर के ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में गोमती नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर पेंशनरों ने सभाकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नवीन कनौजिया को श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कड़ाके की ठंड के बावजूद रोडवेज, आवश्यक वस्तु निगम, DCFHAL, पेट्रान, ITIC कॉर्पोरेशन, एग्रो आदि विभिन्न संस्थाओं के पेंशनर बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। पेंशनरों की सभा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, DK श्रीवास्तव, RP सिंह, उमाकांत सिंह, राजेश तिवारी, दिलीप पांडे, RN द्विवेदी, अशोक वाजपेयी, सुभाष चौबे, राजेश त्रिवेदी, RP सिंह, गीता वर्मा, सुनीता सोनकर, नासिर खान, PC कुरी, हरीशचंद्र त्रिपाठी आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों श्रम मंत्री ने आश्वासन देकर जंतर मंतर पर अनशन को स्थगित कर दिया, पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, जिससे पेंशनरों को स्थगित अनशन पुनः शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अतः 26 जनवरी से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा की जाए, वरना 30 जनवरी से जंतर मंतर पर अनशन पुनः शुरू कर दिया जाएगा, जो कि मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। पीछे न जाते हुए मैं अभी पिछले 10 दिसंबर से ये कंटिन्यू कर रहा है और क्योंकि आंदोलन तो हमारा पिछले 8 वर्ष से जारी है। हमने 7 दिसंबर को दिल्ली में एक रैली की भारत सरकार को ईपीएफओ को जगाने के लिए कि हमारी विगत 5 वर्षों से जो मांगें चली आ रही 400 उत्तरी, जिसमें 7500 के साथ महंगाई भत्ता और सभी पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और जो कर्मचारी 5,000 रुपये पेंशन, सुप्रीम कोर्ट 4/11/2022 के निर्णय के क्रम में बिना भेदभाव के समान रूप से सभी को वो लाभ मिले हायर पेंशन का। लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 1 वर्ष तो हायर पेंशन के मामले में हो गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लेकिन यही ईपीएफओ दुनिया भर के तमाम लेखना लगाते हुए 1 वर्ष तो उसने बढ़ा दिया। अभी हम लोग मांग करते हैं कि 1 महीने बढ़ा दिया जाए तो 5 महीने बढ़ा दिया जाए। उसने मई का कार्य बढ़ा दिया, 31 मई तक फार्म वैलिडेशन के लिए कर दिया कि नियोक्ता चुनाव निकल जाए और हमारे जो भाई जो 200 से 300 हमारे साथी जो रोज हमारी इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं वो इससे वंचित हो जाए और जो 7500 की मांग है उससे भी महरूम हो। ये सब ये इसके लिए इस भारत सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। हम पेंशनरों की बात कर रहे हैं, वृद्धों की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दुनिया भर के हमारी गारंटी हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दुनिया 4 जातियाँ बता दी उन्होंने। 4 जातियाँ हैं, केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा। 5वीं जाति 8 करोड़ की है, ये इनको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि 75 लाख हम लोग पेंशनर्स हैं। 7.5 करोड़ रुपए हमारे ईपीएफ जो एम्प्लॉई हैं इस समय एग्जिस्टिंग है, ये जोड़ लिए जाए तो 8.5 करोड़ की संख्या होती है। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा जनता है, ये समझ में मोदी जी को नहीं आ रही है। ये 5वीं जाति उनको बनानी पड़ेगी चुनाव से पहले, मैं ये कह देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हम एक कर्मचारी के घर जाएंगे, कार्यरत कर्मचारी के घर जाएंगे और उसका अपनी तरफ और हम लोग पूरे मीडिया से जुड़े हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारी आवाज़ पहुंच रही है, हमारे कमांडर साहब की आवाज़ पहुंच रही है। निश्चित रूप से हमारा
बात ये सुननी ही पड़ेगी चुनाव से पहले। 7 दिसंबर को हम लोगों ने वहाँ पर रामलीला मैदान में रैली की, विशाल रैली की। उसके बाद से 8 तारीख को हमने वहाँ पर कर्मी अनशन शुरू किया। 14 को आमरण अनशन में कन्वर्ट हो गया। उसको देखते हुए, उसकी तीव्रता को देखते हुए हमारे भारत सरकार में वो धूल रेंगी। उसी समय सदन चल रहा था, हमारे माननीय सदस्यों ने भी सदन में बातें उठाई, लेकिन उसका भी ध्यान में भारत सरकार ने नहीं लिया। लेकिन हमारी इस राष्ट्रीय संघर्ष समिति की रहनुमा और हमारी अगुवाई थोड़ा बीच बीच में करती हुई माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, जिन्होंने उसमें मध्यस्थता की और प्रधानमंत्री जी को जब से राजू भटनागर जी ने हाथ में काम लिया है, केस तिवारी जी ने हाथ में काम लिया है, और जब से ये प्रोग्राम चल रहा है 5-6 साल से, समझ लीजिए कि आज तक के हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, केवल आश्वासन मिला है, कोई काम नहीं हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जितना हम लोग आश्वासन दिया है, माननीय मोदी जी ने, हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने, हमारे कमांडर अशोक रावत जी 2 बार मोदी से मिले और मोदी जी ने कहा कि हम आयोजन हो रहा है और कर्मचारी इकट्ठा हुए। वास्तव में ऐसे हमारे आयोजन बहुत हुए और करते चले आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी में व्यवस्था बनती जा रही है कि मोदी जी ने 2 बार आश्वासन दिया। 4 मार्च 2020, 5 अगस्त 2021 को हमारे राष्ट्रीय कमांडर अशोक रावत जी के पीठ में हाथ फेर के ऐसे कहा कि आपका काम जल्दी जल्दी होगा, और तब से अभी तक उनके कान में जू नहीं रेंगा। और शायद उनको भ्रम है कि हम बूढ़े लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा संगठन पूरे राष्ट्र के 28 राज्यों में फैला हुआ है और एक एक तहसील, ब्लॉक, जिले तक फैला हुआ है, और 8.5 करोड़ इसके मेंबर है APF 95 के। अगर परिवार को जोड़ा जाए तो लगभग 40-45 करोड़ वोटर है जो एक सरकार को बनाने और बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं। अभी इनको नहीं पता है, लेकिन मोदी जी मेरे हैं और रहेंगे। कम से कम इन बुजुर्गों को ध्यान दिया जाए जिनकी इज्जत और सम्मान में घटती जा रही है। मोदी से प्रार्थना है कि बुजुर्ग जिसको आशीर्वाद देते हैं वो आगे बढ़ता है। मोदी जी भी मंदिरों में जाते हैं और पुजारी बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। कई पुजारी ऐसे हैं जो भी 95 के मेंबर है, तो इनको अब ध्यान हो जाना चाहिए कि कम से कम बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, बुजुर्गों की बदुआ न ले। मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल तौर पर, जिस व्यक्ति ने बुजुर्गों की दुआ ली है उसका सफाया हो गया। ये नौबत न लाने दे कि बुजुर्ग साहब से बुजुर्ग आशीर्वाद देते चले आ रहे हैं। हम सभी हैं मोदी जी के, और उन्होंने जो गारंटी ली है उस गारंटी को पूरा करें। उन 4 जातियों में
ये बच्चों की भी जात 95 की भी जात एक जोड़ने की कृपा करे और जो वादा किया है 7,500 पर जिए का और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का, जब हर व्यक्ति नौकरी करता है तब चिकित्सा सुविधा दी जाती, लेकिन जब रिटायर हो जाता है, जब बीमारी आती है तो चिकित्सा सुविधा भी छीन ली जाती है। कितना बड़ा अन्याय ये बुजुर्गों के साथ हो रहा है। नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। बुजुर्गों की रेलवे की जो व्यवस्था थी वो भी खत्म कर दी। हम ईपीएम 95 राशन कार्ड भी नहीं बनवा सकते, हमारा आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन सकता। 1147 रुपए औसत पेंशन पर हम गुजारा कर रहे हैं। एक बार की रोटी नहीं खा सकते, 2 बार चाय नहीं पी सकते। जो स्थिति है मेरी, मेहमानों से दूर होते जा रहे हैं। हम किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाने से कतरा रहे, हम अच्छे कपड़े पहन के कहीं खड़े नहीं हो सकते। तो मोदी जी इन बुजुर्गों को अगर यही व्यवस्था करनी है तो जलियांवाला बाग बना दो और सब बुजुर्गों को हटा दो इस दुनिया से, वही अच्छा है। बुजुर्ग अगर आपके लिए कांटा है, अगर सार्थक नहीं है तो आप पूरे देश को चला रहे हो, विदेश में नाम है और आपके घर के लोग भूखे मर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भीख मांगकर अपनी जीविका कर रहे हैं। इसलिए इससे अच्छा यही है कि वो ऊपर चले जाए। हम लोगों ने अब निर्णय कर लिया है कि पहली 30 जनवरी से जब कमिटी अनशन करेंगे, आमरण अनशन में परिणित करेंगे, तो हम लौट के अपने घर नहीं आएंगे, दिल्ली में ही सुहा करके आएंगे। हम ऊपर चले जाए जिससे मोदी जी आपकी आत्मा को संतोष हो जाए। ये बुड्ढों की आवाज, बुड्ढों की रोने की आवाज, कराह की आवाज, अगर आपका हृदय कोमल है, निष्ठुर है तो सुनिए। अगर कोमल है, आगे बढ़ना चाहते हैं इनके आशीर्वाद से, तो हमारी बात सुन लीजिए। और ईपीएम 95 की जो 4 मांगे हैं, 7,500 पर दिए, पर मंदिर को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, जो मेंबर नहीं 5,000 उनको, 4/11/2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये सभी लागू कर दीजिए। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे, विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी? नहीं, मैं विपक्षी पार्टी के कोई बात नहीं करता। मैं अभी किसी विपक्ष को लेके नहीं चलना चाहता। इन्होंने वादा किया है, आखिरी दम तक इनका वादा निभाने की ताकत देखना चाहते हैं, वरना ऊपर जाना पसंद करते हैं। हम किसी विपक्षी के बाद अपना रोना रोने नहीं जाएंगे। घर के मुखिया ये है, बाहर के मुखिया मोदी है। अगर मोदी नहीं सुनेंगे, मैं किसी बात जाने वाला नहीं। जो 4-5 साल जीना है वो ऊपर से आके चले जाएंगे। हमारे 200-300 रोज जा रहे हैं, हम लोग भी चले जाएंगे। एक तरफ सांसदों विधायकों को लगातार पेंशन मिलती है, जबकि उनके पास इतनी धनराशि है कि उनकी 2 से 3 पीढ़ी बैठ कर खा सकती है। हम नहीं मिल रही है, तो क्या आप ये डिमांड करेंगे, आपका संगठन ये डिमांड करेगा कि या तो उनकी भी पेंशन रद्द की जाए? इसकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लोगों ने डाली है और कई राज्यों ने सब पेंशन मिला के पेंशन भी की है। हमने इसकी आवाज नहीं उठाई, हमने नहीं उठाई। हमारी ये है कि हम लोगों का अभी 12 तारीख को ये जो आज पूरे देश भर में 110 ईपीएफओ ऑफिसर्स पे पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। और ये हम लोगों का एक अल्टीमेटम चेतावनी है कि आपने जो पिछली 14 तारीख को वायदा किया था श्रम मंत्री ने, ये झांसा तो नहीं दे रहे हम लोगों को, उसका एक हम लोग उनको अलर्ट कर रहे हैं। अगर आज वो हमारी बात को नहीं समझते हैं तो हम लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा है 26 तारीख तक। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 30 तारीख से 30 जनवरी से जंतर मंतर पर जो अनशन रोका गया था फिर से चालू कर दिया जाएगा। क्या उम्मीद है आज कौन आपका पक्षक लेने आ रहा है ज्ञापन? नहीं, ज्ञापन तो हमारा हर जगह आयुक्त जो है, कमिश्नर है, वो लेंगे हर जगह, वो नीचे आएंगे लेंगे ज्ञापन। तो ये तो एक माध्यम है, उन तक पहुंचेगा, 110 जगह से ज्ञापन पहुंचेगा। परंतु हमारा कहना ये है कि इसमें जो मेन जो है कल्प्रिट जो
जो कहा जाए ये ईपीएफओ ही है, क्योंकि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में, उसमें सारे लोगों के बयान हो चुके हैं, जितने मेंबर्स हैं और जितनी ट्रेड यूनियन है, सांसद हैं, सबके बयान हो चुके हैं, सबने अपनी राय रख दी। उसमें 2 लोग नहीं सामने आ रहे हैं। पहला, ये ईपीएफओ की सीपीएफसी जो नीलम शमी राव है वो समिति के सामने नहीं पेश हो रही। दूसरे श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, इन 2 को जब तक पेश नहीं होंगे वो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। अब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में हमें मालूम है कि हमारी जो डिमांड है वो रखी गई है 7,500 रुपए महीना पेंशन दी जाए। अब जब तक ये लोग अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। जब ये अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद सीबीटी की मीटिंग होगी, उसमें जब अप्रूवल हो जाएगा तो वो संसद में पेश किया जाएगा प्रस्ताव, और वो प्रस्ताव पारित होकर हम लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा तो सीधा सीधा कहना है कि आप हमको साफ बता दीजिए कि हम नहीं दे सकते। झांसा देने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार कहने की, और किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी ने भी आज तक मना नहीं किया, पर काम पूरा नहीं किया। आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं, सारे सांसद कह रहे हैं, जितनी विपक्षी की पार्टी आ रही है वो कह रही है। दिल्ली में सारे लोग आए हम लोगों के जंतर मंतर के अनशन पे और सब कह के गए, पर क्या हो रहा है देख नहीं रहे। और आप ये समझ लीजिए कि 200-250 लोग रोज मर रहे हैं, वो तो इसी आस में मर रहे हैं कि आज बढ़ेगी कल बढ़ेगी। तो मानवता के आधार पे इनको हमारी मांग मान लेनी चाहिए। हमारी सीधी सीधी रूपरेखा, हम लोगों ने अभी नारा लगाया है, जो पेंशनर्स का काम करेगा वो देश पे राज करेगा, और ये हम लोगों का कहना है। और आगे भी 1995 में ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया, जिसको देश के 16 हाई कोर्ट ने कंडम साबित करके स्टे दे दिया कि रोक दिया जाए, ऐसे स्कीम को लागू नहीं किया जाए और इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। ये स्कीम जो है सही नहीं है। फिर लड़ाई चलता रहा, सेंट्रल ट्रेड यूनियन लड़ता रहा। जब सन 2000 में अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 16 हाई कोर्ट के स्टे को मंगा करके सुप्रीम कोर्ट में वैकेट कर दिया। वैकेट करके सर्कुलर लागू कर दिया कि लोगों के पीएफ से पेंशन का पैसा काट करके पेंशन निर्देशालय भेज दिया गया। तब भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन वाजपेयी जी से कितने बार अनुरोध किया, कितने बार पत्र लिखा, कितने बार मीटिंग किया। वाजपेयी जी बोले अंत में कि जो नेक्स्ट आएगा सरकार उससे आप लोग अपील करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। फिर 13 में सेंट्रल ट्रेड यूनियन की 4 मीटिंग मोदी जी से हुई। और मोदी जी ने कहा कि आप लोग हमको सहयोग कीजिए, प्राइम मिनिस्टर बनाइए, वोट दीजिए, दिलाइए, हम 90 दिन के अंदर कर देंगे। लेकिन 10 साल हो गया है, वो भी मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाए आज तक। ये इसकी असली कहानी है। और ये आंदोलन जो शुरू हुआ है ये 13 के बाद ही शुरू हुआ है। और 13 तक सेंट्रल ट्रेड यूनियन 1995 से 13 तक वो लड़के थक गया, बैठ गया।